मिलेगा, ठीक है, मगर जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो सब लाइट की वेलोसिटी के बराबर ही है। तुम इससे समझो, अपन लोग जो एनर्जी दे रहे हैं, इंसिडेंट एनर्जी, वो दो हिस्सों में जा रही है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में और इलेक्ट्रॉन को भगाने में, ठीक है। अगर मान लो सीजियम का मेटल ले जो कि 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन रखता है, और अगर हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, तो यहाँ पे 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भागेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी तो ये तो फिक्स रहेगा, मगर ये हो जाएगा 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भागेगा, ठीक है। अब जब सेम मटेरियल है तब यहाँ पे एप्रिशिएबल चेंज आएगा। क्यों आएगा? नहीं, ये इससे निकल रहा है बाहर, इससे बाहर निकल रहा है, इससे भाग रहा है, तो भागने वाली एनर्जी बढ़ गई ना। अगर भागने वाली एनर्जी बढ़ गई तो रोकने की तो एनर्जी बढ़ेगी उसकी। ये इससे निकल रहा है, इससे भाग रहा है, तो भागने वाली एनर्जी को बढ़ाओगे तो उसको रोकने के लिए भी तो एनर्जी लगेगी, ओके। तो अब जो है इसके ऊपर बेस्ड ये चीज देखो, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी अपरेंट टाइम लैग। मतलब ये सारा प्रोसेस 10⁻⁻⁹ सेकेंड और उससे भी कम टाइम में हो जाता है, 1 नैनो सेकेंड से भी कम समय लगता है। इवन व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड एक्सीडिंगली डिम, आप कितनी भी डिम करो, मगर इलेक्ट्रॉन को अगर सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी तो उस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन को भागने में इससे भी कम समय लगेगा। और अगर उसके काम की एनर्जी नहीं है तो इतने ही कम समय में वो एनर्जी को दूसरा फोटोन बना के फेंक भी देगा। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब अपन लोग आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये एग्जाम में आने वाली चीज है। और ये बोलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी के अंदर में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। वेव थ्योरी जो बोलती है और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब ऐसी असमानता है जो कि इन दोनों में कॉमन नहीं है, वो अलग अलग बोलते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। जरा इसको देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है, ठीक है। और वेव थ्योरी जो है ये एक थियोरेटिकल आइटम है। तो हम किस पे ज्यादा विश्वास करेंगे? सीधी सी बात है, ये एक थियोरी है, ये एक थियोरी है। हाइजीन जैसे लोगों ने थ्योरी दे दी और उसके ऊपर बेस्ड ये बातें बोली जाती है। देखो इसका अपना महत्व है, वो हमें ये बता रहा है कि लाइट प्रोपगेट कैसे करती है, दैट इज फाइन। मगर जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर में हम एक चीज एक्सपेरिमेंट कर करके समझ के कर रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड चीज है और वो केवल एक थ्योरी है। इन दोनों में कुछ एक चीजें ऐसी थी जो ये इसके कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, मतलब नहीं मान रहा था। तो वो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कहां पे ये नहीं मान रहा था। ये बात समझ में आई? तो अब हम लोग जो है देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी के अंदर में क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। अब इसको अपन लोग देखते हैं। पहला पॉइंट में पढ़ रहा हूं, द वेव नेचर ऑफ लाइट was well established by the end of the 19th century. The phenomena of interference, diffraction, polarization were explained in a natural and satisfactory way.
by the wave picture of light. According to this picture, light is an electromagnetic wave consisting of electric and magnetic fields with continuous distribution of energy over a region of space over which the wave is extended. Let us now see if this wave picture of light can explain the observation on photoelectric emission given in the previous section. अभी हम लोगों ने जितना भी एक्सपेरिमेंट देखा, वो एक्सपेरिमेंट क्या वेव थ्योरी समझा सकती है? अब अपन लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। वहीं पे आएंगे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, मैं एक बार और बता दूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया हुआ कॉन्सेप्ट है और ये केवल एक थियरी है। और ये थियरी क्या बोलती है? ये थियरी ये बोलती है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसके अंदर में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है। ये वेव थ्योरी कहती है। अब इस थ्योरी को किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है, इसको हम लोगों को समझना है। पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर ऑफ लाइट, द फ्री इलेक्ट्रॉन at the surface of metal over which the beam of radiation falls absorbs the radiation energy continuously. ये पहला ऑब्जर्वेशन है जो कि वेव थ्योरी को गलत प्रूफ करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी क्या बोलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली। इसके हिसाब से अगर सीजियम, जिसका वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर इसके ऊपर मैं लाइट फेंकूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की और लगातार फेंकता रहूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ये वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट है। मगर जब प्रैक्टिकली किया गया, हमने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दिन भर हमने फेंकते रहे सीजियम के ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। ये तो प्रैक्टिकली किया ना। इन लोगों ने प्रैक्टिकली जब किया, वास्तव में जब इसको सीजियम के मेटल के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम लोगों ने एनर्जी दिन भर फेंकते रहे, निकला ही नहीं। जबकि वेव थ्योरी क्या कहती है? ये कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता है। The greater the intensity of radiation, the greater the amplitude of electric and magnetic fields. Consequently, the greater the intensity, the greater should be the intensity energy absorbed by the electron. In this picture, the maximum kinetic energy of the photoelectron on the surface is then expected to increase in intensity. वो बोल रहा है maximum kinetic energy increases with increase in intensity. ये वेव थ्योरी कह रही है। ये वेव थ्योरी कह रही है और वेव थ्योरी के हिसाब से आगे देखते हैं। सो नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज, सफिशिएंटली इंक्रीज इंटेंस बीम ऑफ रेडिएशन ओवर सफिशिएंट टाइम शुड बी एबल टू इम्पार्ट इनफ एनर्जी to the electrons so that they exceed the minimum energy needed to escape from the metal surface. A threshold frequency therefore should not exist. मतलब इसके हिसाब से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है वेव थ्योरी के हिसाब से। मगर जब हमने वास्तव में एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि ऐसा हम लोग कितने भी समय के लिए करते रहे, इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं निकलता है। इसका मतलब वेव थ्योरी जो कहती है वो यहाँ पे गलत हो रही है और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने वेरीफाई किया कि यहाँ पे वेव थ्योरी फेल हो रही है। वेव थ्योरी कहती है अगर मैं किसी को एनर्जी देता रहूं कंटिन्यूअसली तो वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करती रहती है और जब उसकी एनर्जी ठीक ठाक हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा वेव थ्योरी कहती है। मगर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी इमीडिएटली वो अपनी एनर्जी को रिजेक्ट कर देगा और वापस से जीरो लेवल पे आ जाएगा। आप दिन भर एक फेंकते रहो और ये एक को एमिट करता रहेगा और आप दिन भर भी देते रहोगे तो भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। ये उसका पहला निष्कर्ष है। मतलब वेव थ्योरी के अंदर में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसने यहां पे कॉन्ट्रडिक्ट किया पहले पॉइंट में। इतना क्लियर है। दूसरा पॉइंट,
Further, we should note that the wave picture, the absorption of energy by electron takes place continuously. ये बोल रहा है कि एनर्जी जो है कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर देगा ओवर द एंटायर वेव फ्रंट ऑफ द रेडिएशन. सिंस द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी, द एनर्जी एब्जॉर्ब पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम टर्न्स टू बी स्मॉल. अब ये दूसरी चीज बता रहा है. वो बोल रहा है कि एक फोटॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है. इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में जो एनर्जी आती है वो कम आती है. जबकि प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर आप एक भी फोटॉन फेंकोगे ना तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है. तो यहां पे दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि एक फोटॉन बहुत सारे पार्टिकल के साथ बात करता है, मगर प्रैक्टिकली देखा गया कि एक फोटॉन एक ही पार्टिकल के साथ में इंटरेक्ट करता है. कुछ बात समझ में आई? ये दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन है. ठीक है. सिंस द आगे लिख रहा है एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन एस्टिमेट दैट इट कैन टेक आवर्स और मोर फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू पिक अप सफिशिएंट एनर्जी. अगर मान लो एक फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के आया और ऐसे 1000 इलेक्ट्रॉन के साथ में टच कर गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के पास 1000वां हिस्सा आया. एक फोटॉन अगर 1000 इलेक्ट्रॉन से टच होगा तो वो 1000 इलेक्ट्रॉन्स में अपनी एनर्जी बांट देगा. तो वो धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो ऐसा बोलता है. जबकि प्रैक्टिकली ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है, वो ज्यादा पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है. ठीक है. This conclusion is again in striking contrast to the observation 4 that the photoelectric emission is instantaneous. हमने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकल से कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियस होता है, उसको बिल्कुल भी निकलने में समय नहीं लगता है. 1 नैनो सेकंड से भी कम समय में इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकल जाते हैं. ठीक है. इन शॉर्ट द वेव पिक्चर इज अनेबल टू एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. तो कुल मिला के 2 ऑब्जर्वेशन है. पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप कम एनर्जी की रेडिएशन इरेडिएट करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने भी समय में बाहर नहीं निकलेगा, जबकि वेव थ्योरी कहती निकल जाएगा. दूसरा, वेव थ्योरी कहती है कि एक फोटॉन मतलब जो एनर्जी का पैकेट है वो डिस्ट्रीब्यूट कंटिन्यूअसली होता है. तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब एनर्जी गिरेगी तो एक पूरी एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, उसको अ पार्ट ऑफ एनर्जी मिलेगी, जिसके कारण वो धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जब उसकी सफिशिएंट हाई एनर्जी हो जाएगी वो बाहर निकल जाएगा. जबकि फोटो इलेक्ट्रिक कहता है, इफेक्ट कहता है कि एनर्जी अगर उसकी सफिशिएंट नहीं होगी तो वो इमीडिएटली रोल बैक करके रिफ्लेक्ट कर देगा दूसरा फोटोन. तो वो तो प्रैक्टिकली बता रहा है और वो तो थियरी बता रहा है. तो थियरी और प्रैक्टिकल के अंदर में डिफरेंस ये है कि हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर विश्वास करते हैं और थियरी के ऊपर उतना ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं. तो ये 2 कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे. गलत प्रूफ तो हुई थी जब इनको पता चला था. ये सारे के सारे जो प्रूफ जो गलत प्रूफ हुए हैं ये मैक्सवेल के दिए हुए कॉन्सेप्ट है. मॉडर्न फिजिक्स के जो जनक है ना, इनमें मैक्सवेल सबसे ऊपर आते हैं. तो इनका जो सारा काम करने का जो टाइम था ये 1920 के बाद का है. 1934, 1940s ये टाइम है. ये पूरी जो मॉडर्न फिजिक्स है ये डेवलप 1919 के बाद में हुई है. तो उसके पहले तो हम लोग वेव थ्योरी मानते थे ना. अब वेव थ्योरी क्या बोल रहा है कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगातार देते रहो, क्योंकि ये क्या है, ये अपने बेसिक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चलता है. जैसे हमारे घर में पानी गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म हो रहा है तो सिम पे भी पानी गर्म होगा और फुल पे भी पानी गर्म होगा. फुल पे जल्दी हो जाएगा, सिम पे धीरे धीरे होगा. तो बोल रहा है धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है. मगर हम ये बात कर रहे हैं पार्टिकल लेवल पे और वेव थ्योरी बल्क लेवल पे बात करता है. तो ऑब्जर्वेशन जो है उसके एक्यूरेट नहीं है. ओके. अब इसके बाद अगली चीज जो है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ये इक्वेशन जो है हम लोग जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया तब से हम यही पढ़ रहे हैं. अगर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को मैं समझाऊं तो कुछ ऐसा होता है. अगर इंसिडेंट एनर्जी मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी फॉर सीजियम, तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो
बाहर निकलने में लग गई और 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भगाने में लग गई। तो उसके हिसाब से इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इंसिडेंट एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, और ये होगी एच न्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी, और यही चीज आइंस्टाइन कहते हैं। इनफैक्ट जो हम ये इक्वेशन पढ़ रहे हैं आइंस्टाइन की ही इक्वेशन है। ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कहलाती है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब पता है ना? थ्रेशोल्ड मतलब जैसे दरवाजे की जो चौखट होती है उसे थ्रेशोल्ड कहते हैं। थ्रेशोल्ड की इस तरफ, घर के बाहर, थ्रेशोल्ड की इस तरफ, घर के अंदर। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उसके ऊपर दे दोगे तो निकल जाएगा, उसके नीचे दोगे तो नहीं निकलेगा। और यही चीज देखो वहां पे लिखी है, यहां पे देखो क्या लिखा है, ये देखो कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो डिपेंड करता है एच न्यू माइनस फाई नॉट। मतलब इसको अगर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं एच न्यू माइनस फाई नॉट, हाँ ये फाई नॉट ही है, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन की बात है। तो हम लोग तो स्टार्टिंग से आइंस्टाइन के फंडे पे ही चल रहे हैं ना, हम तो चैप्टर के स्टार्टिंग से आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं। अगर आपको एमिशन चाहिए तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होनी चाहिए, अगर कम होगी तो एमिशन पॉसिबल नहीं है। बस निकल के बैठ जाएगा सरफेस पे आके, इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं। हाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, बस सरफेस पे आके बैठ जाएगा। हाँ बताता हूं। यहां पे देखो एच न्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी को अपन ने बोला है एच न्यू माइनस फाई नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसमें एनर्जी होती है Q इंटू वी। अपन लोगों ने पढ़ा था ना फॉर्मूला, केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन ही तो एनर्जी होती है, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए तो हम लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल किया था, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर ले लें तो रोका किसको था, इलेक्ट्रॉन को रोका था। तो ये हमारे पास में एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट लिखा है, तो इसको हम लोग ई वी नॉट लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई। ये अपने पास में ये रिलेशन मिलती है, ओके। फोटॉन की पिक्चर हम लोग देख चुके हैं।
मिटा दो इसको। चलिए अब इस न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। अब मैं एक फिगर बना देता हूं क्योंकि वो हर जगह पे यूज होने वाला फिगर है। ये मैं बना देता हूं डिस्चार्ज ट्यूब और यहां से इंसिडेंट एनर्जी एक कैथोड के ऊपर गिरी है और यहां पे अपन एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है और इलेक्ट्रॉन जो है भागता हुआ यहां जा रहा है। जिस एनर्जी से भाग रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है, जिससे बाहर निकला वो वर्क फंक्शन है, और जो इंसिडेंट एनर्जी है वो E इज इक्वल टू एच न्यू है, और वर्क फंक्शन है E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलते हैं E V नॉट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 to the power 14 hertz is produced by laser. Power emitted is 2 into 10 to the power minus 3 watt. What is the energy of photon in the light beam? How many photons per second on an average are emitted by the source? आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। अगर इन लोगों ने अपने को दी है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ ईच फोटोन तो E इक्वल टू एच न्यू से निकाल लेंगे। E इक्वल टू एच न्यू, एच होती है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर -4, और फ्रीक्वेंसी होती है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 दिए हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी मिल गई। अब आगे दूसरा बोल रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड निकालना है अपने को। ठीक है, अब जरा देखना, यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। पावर जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, क्योंकि यहां पे हम लोगों को पावर दे रखी है। ठीक है, पावर जो होती है उसे कहते हैं वर्क डन अपॉन टाइम, या पावर को हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। मगर एक सेकेंड के लिए, फॉर 1 सेकेंड, पावर एनर्जी के बराबर हो जाता है। जब टाइम ही 1 सेकेंड है तो पावर एनर्जी के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब अपने पास जो पावर दी हुई है, वो जो पावर दी है वो इस पावर से अपन ने इंसिडेंट किया रेडिएशन, तो ये पावर ही एनर्जी के बराबर है। और नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। ये टोटल एनर्जी है और ये एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन है, तो अपने को इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल जाएंगे। सबके पास मिला के 10 है और एक के पास 1 है, तो टोटल 10 फोटॉन्स निकल जाएंगे, 10 फोटॉन्स मिलेंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर में डायरेक्ट पावर से एनर्जी को डिवाइड कर दिया 1 की, और वो इसीलिए किया क्योंकि फॉर 1 सेकेंड पावर जो है वो एनर्जी के बराबर होता है। तो तुम लोगों को जो है ना इस न्यूमेरिकल के बगल में ये चीज लिख लो, बाकी तो इसके अंदर में कुछ भी खास नहीं। हाँ भाई, अभी देखो दूसरा क्वेश्चन, एग्जांपल 11.2, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने को वर्क फंक्शन दे दिया सीजियम का, अगर नहीं भी देता तो अपन ने घोट डाला इसको, ये दिया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड पहला द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम निकाल सकते हैं, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट की मदद से। न्यू नॉट हमें क्या मिल जाएगा, न्यू नॉट मिल जाएगा फाई नॉट अपॉन एच, न्यू नॉट आ जाएगा फाई नॉट अपॉन एच। इससे अपन लोग निकाल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि पहला पार्ट है, सीधा सीधा न्यूमेरिकल है। दूसरे इसमें बोल रहा था वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया V0,
ठीक है, अब आप समझो, वो बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगी, ये बताओ आप। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के लिए आपको पहले एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट निकालनी पड़ेगी। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होती है, वो होती है फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और फाई नॉट तो गिवन है, काइनेटिक एनर्जी होती है EV नॉट। अब आप देखो, फाई नॉट हमें पहले से ही मालूम है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता है, ठीक है। तो अब जरा देखना, फाई नॉट है हमारे पास 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और वोल्टेज कितना दिया है 0.60 वोल्ट। मगर ये जो एनर्जी आई है किस में आई है, जूल में आई है, जूल में एनर्जी आई है। तो इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऐड करें, डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इससे कटा ये, और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपने को मिल जाएगा। तो ये तो एनर्जी निकली ना, ये एनर्जी निकली। अब E इज इक्वल टू होता है h न्यू इज इक्वल टू 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 6.33 इंटू 10⁻⁻34। ये किस में आई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, मगर इसमें तो जूल में चाहिए होती है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अपने हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी अपने को मिल जाएगी। फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला हर जगह पे यही यूज होगा, बस वो ये जो भी निकालना हो अपने को बता सकता है। तो देखो उसी तरीके से इसने निकाला है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो 11.3 क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत सारे फंडे अपने क्लियर करेगा। देखो जरा, ये बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट 390 नैनोमीटर फॉर वॉयलेट। वेवलेंथ वॉयलेट के लिए जो है वो है 390 नैनोमीटर, ठीक है, और 550 नैनोमीटर है येलो के लिए। वेवलेंथ येलो के लिए जो है वो है 550 नैनोमीटर। इसके आगे बोल रहा है एंड 760 नैनोमीटर फॉर रेड कलर। वेवलेंथ रेड कलर के लिए 760 नैनोमीटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोन, वॉयलेट के लिए, येलो ग्रीन के लिए और रेड के लिए कितनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एनर्जी होता है E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर, मगर यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, वेवलेंथ दी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच सी बाई लैम्डा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा सभी का पता है, तो एनर्जी सबकी निकाल सकते हैं अपन लोग। तो इन लोगों ने जो है एच सी बाई लैम्डा का फॉर्मूला इस्तेमाल करके एनर्जी निकाली। पहले वॉयलेट के लिए, वॉयलेट के लिए वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी डाल दी, वेवलेंथ डाल दिया, और येलो ग्रीन के लिए येलो ग्रीन का डाल दिया। और तो वॉयलेट की एनर्जी कितनी निकली सबको मैं लिख देता हूँ। एनर्जी जो वॉयलेट की निकली वो निकली है 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे वॉयलेट की निकल गई 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और येलो ग्रीन के लिए एनर्जी येलो के लिए निकली अपने पास 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो रेड के लिए निकली हमारे पास वो है 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
सीधी सी बात है, वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा है, रेड की कम है। अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में, यदि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है तो आप तीनों में कौन सा इस्तेमाल करोगे? तो इससे तो सीजियम का भी नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इससे निकलेगा सीजियम का, मगर एनर्जी एकदम मरी टाइप की मिलेगी। मगर वॉयलेट कलर से निकलेगा भी इलेक्ट्रॉन और थोड़ा सा भागेगा भी अच्छे से। तो ये सबसे बेस्ट हमारे लिए रहेगा। क्लियर है? ये काफी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है इसके अंदर में। अब वो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट वगैरह, ये सब चीजें खत्म। छोटा सा और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ये, वेव नेचर ऑफ मैटर। ये हेडिंग जो है ये है वेव नेचर ऑफ मैटर। अब जरा प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे जो बंदा है वो है डी ब्रोगली, जिसको हम लोग डी ब्रॉय कहते हैं। डी ब्रॉय, बचपन से जिसको अपन लोग डी ब्रोगली के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअल में उनका नाम है डी ब्रॉय। ठीक है, अब इनके कॉन्सेप्ट सुनो, क्योंकि जो लैंग्वेज इन लोगों ने, किताब वालों ने इस्तेमाल किए, बहुत ही ब्रश्ड अप और शानदार लैंग्वेज है। इससे सब चीजें समझ में आएगी। इसको हम लोग पहले रीड करते हैं एक पैराग्राफ। द डुअल या वेव या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इन जनरल कम्स आउट क्लियरली फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस एंड द प्रोसीडिंग चैप्टर्स। द वेव नेचर ऑफ लाइट shows up in the phenomenon of interference and diffraction and polarization. On the other hand, in photoelectric effect and Crompton effect, which involves energy and momentum transfer, radiation behaves as if it is made up of bunch of particles called photons. Photons मतलब particle वाला nature हो गया particle वाली बात चल रही है। ठीक है, wave nature ने इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सक्सेसफुली बताया है। मगर जब ये रेडिएशन पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करती है, तो अब पार्टिकल मतलब फोटॉन्स का हम लोगों को मदद लेना पड़ता है। तो यहां पे डुअल नेचर आता है, मतलब रेडिएशन पार्टिकल का नेचर भी रखती है, ऐसा बोलते हैं। मैंने क्या बोला? रेडिएशन पार्टिकल का नेचर रखती है। तो डी ब्रोगली ने एक चमत्कारी स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था जब रेडिएशन पार्टिकल का नेचर रखती है, तो पार्टिकल नेचर का रेडिएशन क्यों नहीं रख सकती है? तो डी ब्रोगली के हिसाब से जिस प्रकार रेडिएशन पार्टिकल का नेचर रखती है, उस प्रकार पार्टिकल भी रेडिएशन का नेचर रखती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जब वो चलेगा तो वो रेडिएशन के समान भी बिहेव करेगा। हम जैसे बड़े लोग, अर्थ, सन, ये सब बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स में भी रेडिएशन नेचर होता है। ये एक बहुत ही गजब का स्टेटमेंट था जो कि डी ब्रोगली ने दिया था। उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो स्टेटमेंट दिया गया, इस टाइम पे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था लोगों को। ठीक है, क्या बोला जरा देखो। As a nature question arises, if radiation has dual nature, might not the particle of nature also exhibit wave-like characteristics? जब रेडिएशन का वेव नेचर हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टिकल का वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता? मतलब डी ब्रोगली ने बोला कि हर एक पार्टिकल का वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, और रेडिएशन का भी वेव और पार्टिकल नेचर होता है। ये उस टाइम पे बोली गई थी बोल्ड हाइपोथेसिस, क्योंकि ये इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से बोला था कि जब हर रेडिएशन को आप वेव बोल रहे हो, तो वेव को रेडिएशन बोलने में दिक्कत क्या है? ओ सॉरी, जब आप रेडिएशन को पार्टिकल नेचर बता रहे हो, तो पार्टिकल को रेडिएशन नेचर क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो
De Broglie put forward a bold hypothesis that moving particles of matter should display wave-like properties. उन्होंने ये बोला कि हर मूविंग पार्टिकल के पास वेव नेचर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके पीछे उन्होंने रीजनिंग भी दी। ही रीजन दैट नेचर वाज सिमेट्रिकल एंड दैट द टू बेसिस फिजिकल एंटिटीज मैटर एंड एनर्जी मस्ट हैव सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जहां पे मैटर है वहां एनर्जी होती है, मास और एनर्जी कन्वर्जन होता ही है, ठीक है। तो एनर्जी और मास का जो है ये सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, मगर इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया था, ये केवल एक हाइपोथेसिस थी। उस टाइम पे बोल्ड हाइपोथेसिस इसीलिए बोली गई क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो रही थी लोगों को कि कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार, तुम लोग देखो जरा इसको, ये फॉर्मूले में अगर तुम देखोगे तो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसको हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यदि मैं C को C से काट दूं तो M इंटू सी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, और तुम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो तुम्हारे पास मिलेगा मास, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो तुम्हें मिलेगी वेवलेंथ। मास जो है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन ही वो होती है, हर वो चीज जिसके पास मास हो और उसका खुद का रहने के लिए जगह हो। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स विच हैज गॉट मास एंड हैज वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। और वेवलेंथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑफ वेव। तो जब आप बीच में इक्वालिटी का साइन लगा रहे हो और एक तरफ मास जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है और दूसरी तरफ आपने वेवलेंथ रखी हुई है जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव है, तो फिर एक दूसरे से समानता क्यों नहीं रख सकते हैं, सिमिट्री क्यों नहीं है? इसके अंदर में 100% सिमिट्री होगी। और इस हिसाब से इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहा है तो, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच अपॉन एम इंटू वी, अगर ये कोई दूसरी वेलोसिटी से चल रहा है तो। अब आप देखो इस फॉर्मूले के अंदर में इन्होंने ये बताया कि हर एक मास जो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है उसकी वेलोसिटी, उसके पास वेवलेंथ होगा, ठीक है। अब जरा इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं, प्लीज जरा ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, इसको जरा ध्यान से समझ लो। मान लो एक सिंपल सा केस, एक टेनिस बॉल ले लेते हैं हम लोग, एक टेनिस बॉल ले लेते हैं। मैं एक टेनिस बॉल का केस लेता हूं। टेनिस बॉल के केस में एक टेनिस बॉल का मास कितना होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मास जो है वो अगर हम 100 ग्राम ले लेते हैं, 100 ग्राम 1/10 किलोग्राम, 100 ग्राम बहुत होता है वैसे, अच्छी खासी भारी टेनिस बॉल ले ली मैंने, ठीक है। और कितनी भी तेजी से आप टेनिस बॉल को फेंको, कितनी स्पीड मिलेगी? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं 360 किलोमीटर पर आवर ले लेता हूं, चलो। खतरनाक स्पीड से फेंक दिया आपने टेनिस बॉल को, 360 किलोमीटर पर आवर। सौ मीटर पर सेकंड, मतलब 100 मीटर पर सेकंड भी बहुत खतरनाक स्पीड होती है, ठीक है। मान लो तुमने टेनिस बॉल 100 मीटर पर स्पीड से भी, पर सेकंड की स्पीड से भी फेंक दी, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी फेंक दी। मान लो 100 ग्राम का टेनिस बॉल तुमने 100
मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी फेंक दी, तो ऐसी सिचुएशन में उसका वेवलेंथ कितना आएगा हम कैलकुलेट करें यदि, तो वेवलेंथ आएगा h/m × v। तो h है हमारे पास 6.334 into 10 to the power minus 33 into 10 to the power minus 34 अपन मास है 1/10 और ये है 100। 6.63 into 10 to the power minus 33 मीटर आएगा इसका वेवलेंथ। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये पूरी कहानी की स्टोरी का निष्कर्ष है। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था दुनिया की सबसे छोटी लेंथ जो इंसान नाप चुका है आज तक वो है 10 to the power minus 26 मीटर। फिर से बोलता हूं, जो इंसान सबसे छोटा नाप सकता है आज तक, इंसान की हैसियत लगे तो मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये 11th क्लास की किताब में मैं फिजिक्स की किताब लेता हूँ और फर्स्ट बुक में मैं लेता हूँ सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये मैं ले रहा हूँ 11th क्लास की सेकंड चैप्टर में डिस्टेंस इंसान जो है आज तक 10 to the power minus 15 मीटर से छोटा नाप नहीं पा रहा है, तो ये कहां से नाप लेगा? तुम मैं जो उसके कॉन्सेप्ट के अंदर घुसने की कोशिश करो। डी ब्रॉय क्या बोल रहे हैं, जब मैंने 100 ग्राम की टेनिस की बॉल को 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका तो मेरे को जो वेवलेंथ मिलेगी इतनी मिलेगी, एंड ये वेवलेंथ इंसान के नापने के बस के बाहर की है तो, मगर वो इंसान नहीं नाप सकता। जैसे हमारा थॉट होता है, इतना छोटा थॉट कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, है ना? इतना छोटा, इतना मतलब हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकल कोई हरकत चल रही होगी तो इतनी छोटी होगी कि उसके इलेक्ट्रिकल इंपल्स की मैग्नीट्यूड भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं है, हो रहा है तभी तो हम सोच पा रहे हैं, मगर वो इतना छोटा है कि हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इंसान 10 to the power minus 15 से छोटा नाप नहीं पा रहा है, 10 to the power minus 16, और ये इससे कितना गुना छोटा है, ये 10 to the power 17 टाइम्स छोटा है, 10 to the power 18 टाइम्स। ये कोई छोटा मोटा नहीं है। इस सबसे छोटी लेंथ से भी 10 to the power 18 टाइम्स छोटा वेवलेंथ है, तुम कहां से कैलकुलेट कर लोगे? तो डी ब्रोगली बोल रहे ठीक है, माना नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, मगर है तो डी ब्रोगली यही बोलते हैं कि जिस प्रकार अगर मैं बॉल फेंकूं ऐसे तो बॉल भी ऐसा जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, मगर जिस बॉल के जाने की जो वेवलेंथ है ये हम इंसान कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझो, अगर मैं मास को बहुत छोटा कर दूं, वेलोसिटी को बहुत बड़ा कर दूं, बहुत बड़ा कर दूं, इसकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर कर दूं और इसका मास एकदम छोटा कर दूं, तो ये फिर थोड़ी सी मेजरेबल वैल्यू आ जाएगी, इज्जतदार वैल्यू आ जाएगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे पार्टिकल छोटा होता जाएगा हम नापने के बस में आने लग जाएंगे। मैंने तभी टेनिस बॉल लिया, अगर इंसान ले लूं तो फिर इससे भी छोटा आएगा, क्योंकि जब इंसान होगा तो यहाँ पे 1/10 kg नहीं लिखा रहेगा, या 100 kg होगा। हाँ, वो दैट इज फाइन, मगर जैसे जैसे मास बड़ा होता जाएगा ना तो ये वेवलेंथ और छोटी होती जाएगी। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास।
जब हम टेनिस बॉल का वेवलेंथ नहीं नाप पा रहे तो इंसान का कैसे नाप पाएंगे? तो इंसान भी बोल रहा है ऐसे ही चलता है, पृथ्वी भी ऐसी चलती है, इलेक्ट्रॉन भी ऐसी चलता है, सब ऐसे ही चलते हैं वेव के समान। ये डी ब्रोगली ने बोला। तो डी ब्रोगली ने बोला कि हर एक चीज जो जैसे जैसे हम जब वो ट्रैवल करेगी तो उसका मास जो है उसके हिसाब से लैम्डा निकलता है। तो जैसे जैसे मास होगा लैम्डा और छोटा होता जाएगा। जब यही मेजरेबल नहीं है तो बड़े मासेस के लिए जो निकलने वाली वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब डी ब्रोगली के हिसाब से हर वो चीज जिसके पास मास है और जो चल रही है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो हम हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे अल्फा पार्टिकल हो, वो ऐसे ही चल रहा मटकता हुआ। हर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स चल ऐसी रही है। ये डी ब्रोगली का स्टेटमेंट था और हमने पढ़ा इसके अंदर में एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था अपने जमाने का। अब इस डी ब्रॉय के स्टेटमेंट को प्रूफ किया है, बाकायदा डी ब्रॉय के स्टेटमेंट को प्रूफ किया है। और ये जो प्रूफ था ये हमारे कोर्स से वैसे निकल चुका है, मगर इसको हम बता सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत छोटा है। ठीक है, ये एमपी बोर्ड से नहीं कटा है, सीबीएसई बोर्ड से कट चुका है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है। इसको अपन देखें। ये मैंने जैसे टेनिस बॉल का निकाला था ना, तो इन लोगों ने भी एक ऑब्जेक्ट का निकाला हुआ है। इतनी छोटी वेवलेंथ आ रही है जो हम मेजर नहीं कर सकते। द वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट इज बियॉन्ड एनी मेजरमेंट। तो कितने प्यार से लिख रहा है वो। ये वेवलेंथ है तो, मगर इतनी छोटी है कि हमारे बस के बाहर की है। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज। वेव लाइक प्रॉपर्टीज दिखा तो रहा है मगर हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब इंसान भी इसी तरीके से चल रहा है, टेनिस बॉल भी ऐसी जा रही है, अर्थ भी ऐसी चल रहा है, इलेक्ट्रॉन भी ऐसी चल रहा है, मगर हम उसकी वेवलेंथ नाप नहीं सकते, वो हमारी हैसियत के बाहर है। तो ये डी ब्रॉय का स्टेटमेंट था। नहीं, सब मटक के ही चलते हैं, सीधा कोई नहीं चलता। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना इन लोगों ने, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने एक फॉर्मूला दे मारा। और वो क्या बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा हमें मालूम है हाफ mv² के बराबर होती है। देखना प्लीज, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है, हमें हमेशा से मालूम है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग जो है E × V लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ m × v का होल स्क्वायर अपॉन m। ऐसा कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे मास मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया मोमेंटम। ठीक है, ओके, ये बन गया अपने पास में मोमेंटम। E × v इज इक्वल टू हाफ p² अपॉन m। तो P कैसे निकाल सकते हैं अपन लोग? P निकाल सकते हैं 2 टाइम्स MEV का अंडर रूट। इस तरीके से हम लोग निकाल 2 टाइम्स m × EV का रूट मार देंगे तो मिल जाएगा अपने को P। ठीक है, और मोमेंटम जो होता है वो लैम्डा होता है h/p के बराबर। ये लैम्डा होता है h/p के बराबर, तो P को लिख सकते हैं h/λ। तो h/λ इज इक्वल टू अंडर रूट 2MEV। तो लैम्डा हम लोगों को मिल जाएगा h/ अंडर रूट में 2MEV। यहाँ पे तुम देखो हर चीज कांस्टेंट है, यहाँ पे h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है। अगर इन सब की वैल्यू रखता हूं मैं तो मुझे जो मिलती है वैल्यू मिलती है 1.227 अपॉन अंडर रूट में v नैनोमीटर, मतलब इंटू 10⁻⁹ मीटर ये मिलता है। मतलब 1.227 अपॉन अंडर रूट v नैनोमीटर ये अपने को मिलता है, सारी वैल्यूज को रखने के बाद।
ठीक है, ये फॉर्मूला दे करके डी ब्रोगली अपने सुलझ लिए। अब वो बोल रहा है कि किसी भी पार्टिकल को आप जब इस वोल्टेज से एक्सेलरेट करोगे तो आपको वो लेंथ मिल जाएगी। अब हमने अभी देखा जब टेनिस बॉल से ही हम लोग की वेवलेंथ नहीं निकल रही है तो हमें पार्टिकल तो उससे भी छोटा लेना पड़ेगा और वेलोसिटी बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी। तो एक एक्सपेरिमेंट था जो कि जर्मर और डेविसन ने किया था, जो सीबीएसई में कट चुका है। वो एक्सपेरिमेंट जो है, वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से वेरीफाई कर रहा है इसके प्रूफ को, वो अब हम लोगों को देखना है। एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं बता देता हूं, वो इसी से लिंक किया हुआ है। हाँ, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को तुम लोग यहां से देखो, अपनी किताब को थोड़ा टेढ़ा कर लो 90 डिग्री से। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे देखो, इस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से देखना है अपने को, आड़ा करके। ठीक है, मैं भी कर देता हूं इसको। देखो, ये मैंने एक्सपेरिमेंट के सेटअप को उल्टा कर दिया और इसको अब अपन लोग स्टडी करें जरा। ये फॉर्मूला, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखना अपने को। अब जरा देखो क्या है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, निकेल का टारगेट रखा है और ये पूरा का पूरा जो चेम्बर है, ये जो चेम्बर है ये इवैक्यूएटेड चेम्बर है, वैक्यूम चेम्बर है। ये निकेल का टारगेट है। अब इन्होंने क्या किया, यहां से एक हाई टेंशन की बैटरी ली, मतलब बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी ली और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को टच किया यहाँ पे एक फिलामेंट से, मतलब सोर्स है ऐसा मान के चलो, निगेटिव टर्मिनल को फिलामेंट से टच किया और पॉजिटिव टर्मिनल को टच किया एक एनोड से जो कॉलीमेटेड था, मतलब एक सिलेंडर है ये एक ऐसा सिलेंडर है जिसके बीच में छेद है, ऐसा सिलेंडर है ये। कुछ ऐसा सिलेंडर है और ये एनोड है अपना और ये कैथोड है, फिलामेंट है। अब क्या होगा कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और अंदर तो वैसे भी वैक्यूम है, कोई एयर वगैरह कुछ है नहीं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होकर के यहां से बाहर निकलता है और सीधे निकेल टारगेट के ऊपर टकराता है। और जब ये टकराता है तो टकरा करके कभी ऐसे भगता है, कभी ऐसे भगता है, कभी ऐसे भगता है, कभी ऐसे भगता है, इस तरीके से भगता है। हाँ, ये रैंडमली स्कैटर होगा, ये रैंडमली भागेगा, इलेक्ट्रॉन टकरा के इधर उधर भागेगा और इसके भागने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं और एक फॉर्मूला है ब्रैग्स डिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला हमारे कोर्स में नहीं है, मगर उन्होंने जो बताया है कि इसके कैलकुलेशन के बाद इन्होंने क्या किया है कि इसकी जो है वेवलेंथ और वेलोसिटी कैलकुलेट करी है। तो किताब में जो लिखा हुआ है वो मैं बताता हूं, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंट वैसे हट चुका है मगर इजी है। देखो बता, देखो ये डिफ्रैक्शन, ये जो इन्होंने ये जब इलेक्ट्रॉन को फेंका है निकेल टारगेट के ऊपर, तो निकेल टारगेट के ऊपर फेंकने के बाद इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया है कि अलग अलग वोल्टेजेस के ऊपर,
सबसे अच्छा जो एंगल और पीक मिलता था वो 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में मिलता था। और इन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि 50 डिग्री के ऊपर सबसे अच्छा स्कैटरिंग का एंगल हम लोगों को मिल रहा था। ठीक है, डिफ्रैक्शन सबसे अच्छा इसके अंदर मिल रहा था। और जब इन लोगों ने कैलकुलेट किया तो वेवलेंथ जो मैटर वेव की आई, मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की आई, वो आई थी 0.165 नैनोमीटर। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें केवल मैं वही बता रहा हूं जो किताब में लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो इन लोगों ने वेवलेंथ निकाली थी 0.165 नैनोमीटर मिली इनको। ठीक है, और उस टाइम पे 54 वोल्ट के ऊपर छोड़ा गया था। ठीक है, तो जब डी ब्रोगली का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया 54 वोल्ट के ऊपर, तो 54 वोल्ट के ऊपर जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया तो हम लोगों को मिलती है यही वैल्यू 0.167 नैनोमीटर। और जो इन लोगों ने कैलकुलेट की थी वो 0.165 नैनोमीटर थी। तो इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंटली पता करी वो ये वैल्यू थी, और इसका जो मेजरमेंट है इसको आएगा 0.123456789 165 मीटर। और जो फॉर्मूले से वैल्यू आई वो आई 0.123456789 167 मीटर। अब आप देखो इसके अंदर में एरर ही कितना है, एरर नेग्लिजिबल है। जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट की गई है, और इसके लिए तुम लोग को क्या घोटना है 54 वोल्ट और 50 डिग्री, क्योंकि ये इसकी जानकारी तो इन लोगों ने भी नहीं दी है। इन लोगों ने बोला है कि 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में सबसे बढ़िया हम लोगों को मेजर ऑब्जर्वेशंस मिलते थे, और इसमें भी 54 वोल्ट जो था उसमें सबसे बढ़िया पीक मिलता था 50 डिग्री का। तो उसके ऊपर जब इन लोगों ने कैलकुलेट करी तो वेवलेंथ आई 0.167 नैनोमीटर, और यहाँ आती है 0.165 नैनोमीटर, जो कि बहुत एक्सीलेंट एग्रीमेंट है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये है डी ब्रोगली गलत नहीं बोल रहे थे, टी ब्रोगली बिल्कुल सही बोल रहे थे। और डी ब्रोगली की जो ये कैलकुलेशन थी ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए केवल इसीलिए नहीं आती है क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा होता है, तो वो हमारे बस के बाहर है कैलकुलेट करना। मगर छोटे ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉन जैसों के लिए तो इन लोगों ने वेरीफाई कर दिया। मतलब जर्मर और डेविसन का एक्सपेरिमेंट ही डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज दिलवाया था इनफैक्ट, क्योंकि डी ब्रोगली का तो स्टेटमेंट था, मगर डी ब्रोगली की बात को प्रूफ किसने किया, जर्मर और डेविसन ने। हैं क्यों नहीं मिला, इनको तो मिला ही। देखो द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय C.J. Davison and L.H. Germer in 1927 and independently by G.P. Thomson in 1928, who observed diffraction effect with beams of electron scattered by crystals. Davison and Thomson shared Nobel Prize in 1937. ठीक है, और डी ब्रोगली, हाँ, तो जब इन्होंने वेरीफाई तो उसी का कॉन्सेप्ट किया था ना, कॉन्सेप्ट तो उन्होंने बताया, इन्होंने तो केवल वेरिफिकेशन किया था, तो उनको भी डेफिनेटली इसके बाद में नोबेल प्राइज दिया गया होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा आपको। तो ये कोई कठिन आइटम नहीं था, मगर ये क्यों हटाया गया। अच्छा, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये जो मूवेबल कलेक्टर है ना, ये मूवेबल कलेक्टर केवल एंगल नापेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा इधर उधर भगेगा तो मूवेबल कलेक्टर जो है वो एंगल नापने के काम आता है, और इसका डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले से कैसे निकाला वो नहीं बताया गया है। 0.165 नैनोमीटर हो गई, उसकी वैल्यू निकली है, कैसे वो ब्रैग्स डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले से निकली है, इसके लिए एक और फॉर्मूला है ब्रैग्स डिफ्रैक्शन। ये हमारे अभी कोर्स में नहीं है हाल फिलहाल में। ओके, तो ये एक्सीलेंट एग्रीमेंट था। इसके साथ एक और चैप्टर में एक चीज छूटी हुई है,
ये बताता है, इसके अंदर में जो है, ये इसमें से एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए नहीं है, मगर इसके अंदर में एक बॉन्स वो है प्रोबेबिलिटी, बॉन्स प्रोबेबिलिटी है, वो ये बता रहा है कि किस तरीके से अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल को इन्होंने प्रूफ किया है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होता है वो h/2 के बराबर होता है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं इसे अपन लोग। इसके हिसाब से यदि आप किसी पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट कर लोगे तो आप मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, और मोमेंटम कर लोगे तो पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो एक साथ। ठीक है, और इसके लिए इन लोगों ने ये बताया, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ इतना समझे कि जब भी हम एक चीज को कैलकुलेट करने जाते हैं तो दूसरे की वेरिएबिलिटी चेंज हो जाती है कुछ इस तरीके से। अगर हम एक को कैलकुलेट करने की सोचे तो दूसरा वेरी होने लगता है, तो इसलिए जो है एक साथ हम लोग जो है दोनों चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते, पोजीशन और मोमेंटम। तो इस पार्ट को अगर छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी अगर याद होगा तो सफिशिएंट। वैसे तो अभी तक कभी आया नहीं है ये तुम लोग के बुक में, तुम लोग के बुक में भी नहीं है, आया नहीं। मतलब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर में जो कुछ भी है वो है 4 ग्राफ, वेव थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने तरीकों से निकालते हैं, इजेक्ट होते हैं वो। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो, और उसके ऊपर बेस सिंपल न्यूमेरिकल, ये काम का है। और जर्मर और डेविसन एक्सपेरिमेंट आता था, अब वो हटा ही दिया तो है, न्यूमेरिकल्स आते हैं ना।